समानता, इक्वालिटी, एक ऐसा शब्द जो सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन शायद हमारे संविधान के सबसे गहरे और सबसे जरूरी विचारों में से एक है। बिल्कुल। आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं और हमारा गाइड होगा संविधान का अनुच्छेद 14। हाँ, और ये कोई मामूली अनुच्छेद नहीं है। ये वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर हमारे लोकतंत्र की पूरी इमारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा टिका हुआ है। सही बात है। इसे समझना मतलब एक तरह से हमारे देश की आत्मा को समझना है। इस गहरी बातचीत के लिए हमने कुछ बेहतरीन स्रोत इकट्ठे किए हैं। हमारे पास विकिपीडिया का एक डिटेल लेख है, संविधान पर एक काफी गहरा दस्तावेज भी है और एक बहुत ही अच्छे YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट भी है जो इन आइडियाज को आसान बनाता है। तो हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है, बल्कि ये समझना है कि इसका असली मतलब क्या है। क्या वाकई सबको एक तराजू में तौलना ही बराबरी है या कहानी कुछ और है? और यही आज का सबसे दिलचस्प सवाल है, क्योंकि जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, कभी कभी असली बराबरी लाने के लिए लोगों के साथ अलग अलग बर्ताव करना जरूरी हो जाता है। हाँ, ये बात सुनने में थोड़ी उल्टी लगती है, लेकिन आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये अनुच्छेद 14 आखिर कहता क्या है? इसकी जो ऑफिशियल भाषा है वो क्या है? इसकी भाषा बहुत सटीक और बहुत पावरफुल है। ये कहता है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ओके। आसान शब्दों में कहें तो सरकार इंडिया की सरहदों के अंदर किसी भी इंसान को कानून के सामने बराबरी या कानूनों की बराबर सुरक्षा देने से मना नहीं करेगी। एक मिनट। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो एक शब्द पर मेरी नजर अटक गई, किसी व्यक्ति। हाँ, यानी एनी पर्सन। यहाँ नागरिक या सिटीजन नहीं लिखा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा सोचता था कि मौलिक अधिकार तो नागरिकों के लिए होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है और संविधान बनाने वालों ने ये शब्द बहुत सोच समझ कर डाला था। इसका मतलब है कि ये अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए नहीं है। अच्छा। ये हर उस इंसान पर लागू होता है जो भारत की जमीन पर मौजूद है, चाहे वो एक टूरिस्ट हो, यहाँ काम करने वाला कोई विदेशी हो या कोई शरणार्थी हो। कानून की नजर में बराबरी का हक सबको मिलेगा। वाह। और यही बात अनुच्छेद 14 को अनुच्छेद 15 या 19 जैसे कुछ दूसरे मौलिक अधिकारों से अलग करती है, जो खास तौर पर सिर्फ नागरिकों के लिए है। ये सोच ही अपने आप में कितनी मजबूत है। अच्छा, तो हमारे संविधान निर्माताओं को ये बेहतरीन आइडिया आया कहाँ से? क्या ये पूरी तरह से हमारा अपना था या दुनिया में चल रहे दूसरे विचारों से भी प्रेरणा ली गई थी? ये दुनिया के सबसे बेहतरीन कानूनी विचारों का एक संगम है, आप कह सकती हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसकी 3 बड़ी प्रेरणाएं थीं। पहली, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का अनुच्छेद 7, जो लगभग यही बात कहता है। ओके। दूसरी प्रेरणा ब्रिटेन के एक बहुत बड़े कानून के माहिर प्रोफेसर डाइसी के रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन के सिद्धांत से आई। विधि का शासन मतलब कानून सबसे ऊपर है। हाँ, कानून सबसे ऊपर है, कोई व्यक्ति नहीं। और तीसरी, अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन, जहाँ से विधियों का समान संरक्षण वाला हिस्सा सीधे लिया गया है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 2 हिस्सों में बटा है, जैसा कि आपने बताया, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। पहली बार सुनने में ये दोनों एक ही बात के 2 अलग-अलग तरीके लगते हैं। इनमें फर्क क्या है? ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन दोनों का काम बिल्कुल अलग है। इसे समझने के लिए हमारे स्रोत नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो विधि के समक्ष समता जो है वो एक तरह से एक नकारात्मक अवधारणा है। नकारात्मक? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये कोई बुरी चीज है? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। कानूनी भाषा में नकारात्मक का मतलब होता है रोकना या मना करना। अच्छा। तो ये सिद्धांत राज्य को यानी सरकार को किसी भी व्यक्ति को खास दर्जा या विशेष छूट देने से रोकता है। ये कहता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, न प्रधानमंत्री, न कोई बड़ा उद्योगपति, न कोई सेलिब्रिटी। सब बराबर है। कानून की नजर में सब एक बराबर है। इसे आप एक 100 मीटर की दौड़ की तरह समझ सकते हैं। ठीक है। ये सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि हर धावक एक ही स्टार्टिंग लाइन से दौड़ेगा, किसी को 10 मीटर आगे से दौड़ने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन यहीं पर मेरे मन में एक सवाल आता है। हमारे YouTube सोर्स में राष्ट्रपति और राज्यपालों को मिले कुछ विशेषाधिकारों का जिक्र है। हाँ, अनुच्छेद 361। हाँ, अनुच्छेद 361।
उन्हें उनके कार्यकाल के दौरान कई कानूनी कार्रवाइयों से बचाता है। ये तो सीधा सीधा कोई कानून से ऊपर नहीं है वाले नियम को तोड़ता है ना। क्या इससे ये संदेश नहीं जाता कि कुछ लोग वाकई कानून से ऊपर हैं, चाहे वजह कुछ भी हो? ये बहुत जायज सवाल है और इस पर बहुत बहस भी होती है। हाँ। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ इम्यूनिटी यानी छूट देता है, लेकिन संविधान बनाने वालों की सोच ये थी कि ये छूट उस व्यक्ति को नहीं बल्कि उस पद को दी जा रही है। पद को, व्यक्ति को नहीं। हाँ, मकसद ये था कि देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग बिना किसी डर, दबाव या व्यक्तिगत मुकदमों की चिंता के अपने कर्तव्यों को निभा सकें। अगर उन पर हर फैसले के लिए केस होने लगे तो शायद वो मुश्किल लेकिन जरूरी फैसले लेने से हिचकेंगे। तो तर्क ये है कि ये देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक जरूरी व्यवस्था है, न कि किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए। समझ गया। पर हाँ, आपकी बात सही है, ये एक ऐसा अपवाद है जो समानता के सिद्धांत पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। ठीक है, ये तर्क समझ में आता है, भले इस पर बहस की गुंजाइश हो। तो ये हुआ विधि के समक्ष समता, यानी सबके लिए एक ही स्टार्टिंग लाइन। लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हो रहा हूँ कि समाज में तो सब बराबर हैं ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। अगर दौड़ में सबके लिए स्टार्टिंग लाइन एक ही हो, लेकिन कुछ धावकों के पैरों में 10-10 किलो का वजन बंधा हो, तो क्या वो दौड़ निष्पक्ष कही जाएगी? शायद यहीं पर अनुच्छेद का दूसरा हिस्सा काम आता होगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं पर विधियों का समान संरक्षण की सकारात्मक अवधारणा सामने आती है। सकारात्मक? हाँ, ये सिद्धांत मानता है कि समाज में ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक वजहों से बहुत ज्यादा असमानता है। कुछ ग्रुप सदियों से पिछड़े हुए हैं। ये सिद्धांत कहता है कि सिर्फ सबको एक जैसा मान लेना काफी नहीं है। असली बराबरी लाने के लिए राज्य को उन लोगों के लिए खास कदम उठाने की इजाजत है जो पिछड़ गए हैं। तो अगर हम दौड़ वाले उदाहरण पे वापस जाएं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राज्य न सिर्फ ये देखेगा कि स्टार्टिंग लाइन एक हो, बल्कि ये भी देखेगा कि क्या किसी के पैरों में वजन बंधा है, और अगर है तो विधियों का समान संरक्षण। राज्य को ये अधिकार देता है कि वो या तो उन धावकों के पैरों से वजन हटाए या उन्हें रेस में थोड़ी बढ़त दे, ताकि मुकाबला वाकई बराबरी का हो सके। अच्छा, ये समानता मतलब इक्वालिटी से ज्यादा समता यानी इक्वालिटी की बात करता है। इसका निचोड़ ये है, एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करो और अलग अलग स्थिति वाले लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करो, ताकि अंत में सब एक बराबरी की स्थिति में आ सकें। तो इसका मतलब है कि ये जो आरक्षण की नीतियाँ, हाँ, जो आरक्षण की नीतियां हैं या महिलाओं और बच्चों के लिए जो खास कानून बनाए जाते हैं, जैसे मैटरनिटी लीव या पॉक्सो एक्ट, वो सब इसी सिद्धांत की वजह से मुमकिन है। बिल्कुल, ये सभी इसी सकारात्मक कार्रवाई के उदाहरण हैं। अगर राज्य ऐसा नहीं करेगा तो बराबरी सिर्फ कागज पर रह जाएगी। सही बात है। जो पहले से मजबूत है वो और मजबूत होता जाएगा और जो कमजोर है वो और पिछड़ता जाएगा। अनुच्छेद 14 का दूसरा हिस्सा इसी अन्याय को रोकने के लिए है। ये तो साफ हो गया, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर सरकार को अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग कानून बनाने की इजाजत दे दी जाए तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कोई भी सरकार भेदभाव वाला कानून बनाकर उसे जरूरी वर्गीकरण का नाम दे सकती है। तो फिर अदालतें कैसे तय करती हैं कि सरकार का कौन सा भेदभाव जायज है और कौन सा मनमाना? कोई लिटमस टेस्ट तो होगा। हाँ, और ये बहुत ही जरूरी टेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कसौटी बनाई है, जिसे कानूनी भाषा में युक्ति संगत वर्गीकरण यानी रीजनेबल क्लासिफिकेशन का सिद्धांत कहते हैं। युक्ति संगत वर्गीकरण? हाँ, आसान भाषा में कहें तो 2 शर्तों वाली कसौटी। कोई भी कानून जो लोगों को अलग अलग समूहों में बांटता है, उसे इन 2 शर्तों पर खरा उतरना ही पड़ता है। अच्छा, मैं अंदाजा लगाने की कोशिश करता हूँ। पहली शर्त तो शायद ये होगी कि आप जिन 2 ग्रुप्स में फर्क कर रहे हैं उनमें वाकई कोई असली समझने लायक फर्क होना चाहिए। ये मनगढ़ंत नहीं हो सकता। सही कह रहा हूँ? एकदम सही। इसे कहते हैं समझने योग्य अंतर या इंटेलिजिबल डिफरेंसिया। इंटेलिजिबल डिफरेंसिया? हाँ, यानी वर्गीकरण का कोई ठोस और तार्किक आधार होना चाहिए। आप सिर्फ इसलिए 2 ग्रुप नहीं बना सकते कि आपका मन कर रहा है। जैसे आप पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों का ग्रुप बना सकते हैं या टैक्स देने वालों और न देने वालों का ग्रुप बना सकते हैं। ये समझने लायक अंतर है। ठीक है। और दूसरी शर्त शायद ये होगी कि उस फर्क का कानून के मकसद से कोई लेना देना होना चाहिए। क्या बात है! मतलब आप जिस वजह से ग्रुप बना रहे हैं वो आपके कानून के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करे। आपने एकदम सटीक समझा। इसे कहते हैं तर्क संगत संबंध या रैशनल नेक्सस। रैशनल नेक्सस? हाँ,
यानी वर्गीकरण के आधार और कानून के उद्देश्य के बीच एक सीधा और लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। अगर कनेक्शन नहीं है तो वर्गीकरण गलत है। इसे और साफ करने के लिए हमारे स्रोतों से कुछ असली उदाहरण लेते हैं। ये कसौटी असल में काम कैसे करती है? जरूर, हमारे YouTube ट्रांसक्रिप्ट में एक बड़ा अच्छा केस है। मान लीजिए एक राज्य सरकार कानून बनाती है कि वो अपनी मर्जी से कुछ स्कूलों को सरकारी मान्यता देगी और कुछ को नहीं, लेकिन ये नहीं बताती कि इसका आधार क्या होगा। कोई क्राइटेरिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कानून को रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पहली शर्त ही पूरी नहीं हो रही थी। मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के बीच कोई समझने योग्य अंतर का आधार ही नहीं बताया गया था। ये पूरी तरह से मनमाना था। और कोई उदाहरण जहाँ दूसरी शर्त यानी तर्कसंगत संबंध वाली बात पूरी ना हुई हो? हाँ, एक पुराना लेकिन बहुत मशहूर मामला है। आजादी के बाद भी कुछ जेलों में भारतीय कैदियों और यूरोपियन कैदियों के लिए खाने के नियम अलग अलग थे। क्या सच में? हाँ, यूरोपियन लोगों को बेहतर खाना मिलता था। अदालत ने इसे तुरंत रद्द कर दिया। अब यहाँ देखिए, नस्ल के आधार पर एक समझने योग्य अंतर तो था। भारतीय बनाम यूरोपियन। हाँ, लेकिन क्या इस अंतर का जेल के उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध था? बिल्कुल नहीं। जेल का उद्देश्य है सजा देना और सुधारना। कैदी की नस्ल का इससे क्या लेना देना? कोई नहीं। इसलिए ये वर्गीकरण गैर कानूनी था। सही बात है। ये तो बस पुरानी औपनिवेशिक मानसिकता थी जो चली आ रही थी। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर एक जायज वर्गीकरण का उदाहरण क्या होगा जहां दोनों शर्तें पूरी होती हों? इसका भी एक क्लासिक उदाहरण हमारे दस्तावेज में है। IAS, IFS और IPS अधिकारियों के लिए सेवा के अलग अलग नियम बनाना। ओके। अदालत ने इसे पूरी तरह से जायज माना। चलिए इसे 2 शर्तों की कसौटी पर परखते हैं। हाँ, करते हैं। पहली शर्त, क्या इन ग्रुप्स में समझने योग्य अंतर है? हाँ, बिल्कुल है। एक प्रशासनिक सेवा है, एक विदेश सेवा है और एक पुलिस सेवा है। तीनों के काम, ट्रेनिंग और जिम्मेदारियां जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, जमीन आसमान का फर्क रखती हैं। दूसरी शर्त, क्या इस अंतर का नियमों के उद्देश्य से तर्क संगत संबंध है? हाँ, है। अलग अलग नियमों का उद्देश्य इन सेवाओं को प्रभावी ढंग से चलाना है, जो उनके अलग अलग कामों को देखते हुए जरूरी है। इसलिए ये वर्गीकरण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता। ये उदाहरणों से पूरी बात शीशे की तरह साफ हो गई। हमारे एक सोर्स में एक और बहुत दमदार बात लिखी है कि अनुच्छेद 14 संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। हाँ, है भी। एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? ये हमारे संविधान का सेफ्टी वॉल्व है। सेफ्टी वॉल्व? हाँ, 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये मूल ढांचा सिद्धांत दिया था। इसका निचोड़ ये है कि संसद को संविधान में बदलाव करने का अधिकार तो है, लेकिन वो इसके बुनियादी स्तंभों को नहीं गिरा सकती। अच्छा। संसद संविधान के घर में मरम्मत कर सकती है, नए कमरे बना सकती है, लेकिन वो घर की नींव को नहीं तोड़ सकती। और अनुच्छेद 14 एक ऐसी ही नींव है? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 की आत्मा है, वो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि कल को कोई भी सरकार, चाहे उसके पास संसद में 100% बहुमत ही क्यों ना हो, वो संविधान में संशोधन करके इस अधिकार को छीन नहीं सकती या कमजोर नहीं कर सकती। तो ये एक स्थायी गारंटी है? हाँ, ये भारत में रहने वाले हर इंसान के लिए एक स्थायी गारंटी है, एक ऐसा वादा जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो जो सबसे बड़ी बात मेरे लिए निकल कर आई है वो थोड़ी हैरान करने वाली है। बताइए। वो ये कि समानता का अधिकार असल में सरकार को भेदभाव करने का अधिकार देता है, बशर्ते वो भेदभाव जायज हो, उसका कोई तर्क हो और उसका मकसद असली बराबरी लाना हो। वाह, ये उल्टी सी लगने वाली बात ही अनुच्छेद 14 की असली ताकत है। आपने एकदम सही सार निकाला है। ये एक नाजुक संतुलन है और 2 शर्तों वाली कसौटी ही वो तराजू है जिससे अदालतें इस संतुलन को बनाए रखती हैं। ये एक तरफ सरकार को मनमानी करने से रोकती है और दूसरी तरफ उसे समाज के भले के लिए जरूरी कदम उठाने की इजाजत देती है। यही चीज अनुच्छेद 14 को सिर्फ एक किताबी नियम नहीं बल्कि एक जिंदा और सांस लेता हुआ अधिकार बनाती है। सही कहा, जो समय के साथ बदलती जरूरतों के हिसाब से ढल सकता है। वाकई ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। चलिए जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। आज हमने समानता को एक कानूनी नजरिए से देखा,
जिसे अदालतें लागू करती हैं। लेकिन तब क्या होता है जब कोई कानून जो कागज पर तो सबके लिए बिल्कुल बराबर है, समाज में पहले से मौजूद गहरी खाई के कारण असल जिंदगी में बहुत ही असमान नतीजे देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कानून की सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें औपचारिक समानता यानी फॉर्मल इक्वालिटी और वास्तविक समानता यानी सब्सटैंटिव इक्वालिटी के बीच के फर्क को दिखाता है। क्या कानून का काम सिर्फ कागज पर निष्पक्ष दिखना है या समाज में असली बराबरी लाना भी उसकी जिम्मेदारी है? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।